हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत वेलकम है इस प्यारे से प्लेटफॉर्म वेदा नवोदय और सैनिक एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, जेएनबी क्लास 11th के जो आपके मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं, उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और आज हम लोग फिर से नेक्स्ट जो टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसी की सीरीज में एक लेक्चर हम लोग आगे और कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपका किसका क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 1 आपका बेटा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। देखो ध्यान से क्या कह रहा है। कह रहा है कार्ड्स आर मार्क्ड विथ नंबर्स 1 to 25 आर प्लेस्ड इन द बॉक्स। यानी एक बॉक्स में 1 से लेके 25 तक के कार्ड को मार्क करके रखा गया है एंड मिक्स कर दिया है उसे। वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। आंसर द फॉलोइंग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 5। अब आपको पता है कि जब भी आप प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हो, और यहाँ पे हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालना है किसकी? गेटिंग गेटिंग अ नंबर गेटिंग अ नंबर 5। मतलब 5 नंबर आने की प्रायिकता क्या होगी, 5 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो सबसे पहली चीज तो ये है कि जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है वो क्या है? फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। अब 5 कितनी बार आ सकता है? अगर सिर्फ 5 नंबर की बात करोगे, 5 नंबर की, तो वो एक ही बार आ सकता है, यानी एक। और टोटल आउटकम कितने होंगे? जितने आपके कार्ड रखे गए। तो 1/25 आपका क्लियर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब इसी में 5 के मल्टीपल्स की प्रोबेबिलिटी पूछ सकता है वो। इसी क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से बना सकता है। 5 के मल्टीपल्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो 5, 10, 15, 20, 25। 5/25 यानी 1/5 हो जाएगा। ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछ सकता है, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछ सकता है, प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछ सकता है। तो ऑड नंबर जो होंगे, इवन नंबर होंगे, प्राइम नंबर होंगे, वो सब फेवरेबल आउटकम में आएंगे और टोटल आउटकम में आपका 25 आएगा। क्लियर है? चल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। इसमें से कौन सा इरेशनल नंबर है? कुछ बच्चे जल्दबाजी में आके सीधे √4 या √100 पे टिक कर सकते हैं, बट ऐसा आपको कभी नहीं करना है। क्योंकि जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इस तरीके का कि कौन सा इरेशनल नंबर है, तो वो आपको कंफ्यूज करना चाहता है। यानी आपको पहले अंडर रूट को सॉल्व करके देखो कि आंसर मतलब वैल्यू क्या है। √4 की वैल्यू क्या है? 2 है। 3√8 को आप क्या लिख सकते हो? 4 2 जा 8, और 4 का 2 आ जाएगा बाहर, तो ये हो जाएगा 6√2। ठीक है। अंडर रूट 100 को हम क्या लिख सकते हैं? 10। ये क्या हो जाएगा? माइनस 64 का 8, दशमलव के 2 डिजिट है, स्क्वायर रूट में 1 डिजिट आ जाएगा, यानी माइनस का 0.8। तो माइनस का हो या प्लस का, और रेशनल नंबर बन जाएगा, पॉइंट हटाओगे, ये माइनस का दशमलव है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके पास 6√2 आपका कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है, ऑप्शन नंबर बी। तो कभी जल्दबाजी में ए को देख के ऐसे टिक कभी नहीं करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 3, अ डाई इज थ्रो वंस। एक पासे को एक बार फेंका जाता है। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर? प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो देखो, सबसे पहले जो बेसिक फॉर्मूला आप लिखते हो कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है मुझे किसकी? प्राइम नंबर आने की। ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। अब एक डाइस को फेंकने पे टोटल आउटकम कितने आएंगे? तो आप बोलोगे जब हम पासे को फेंकते हैं तो हमारे पास मैक्सिमम जो उसके आउटकम्स आते हैं वो 6 नंबर्स ही लिखे होते हैं। तो 6 चांसेस है हमारे पास कि 6 में कुछ भी आ सकता है। तो 1 आ सकता है, हमने पासे को फेंका, या तो 1 आ सकता है टॉप पे, या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, यानी टोटल आउटकम होगा 6। अब आपसे कह रहा है कि प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 to 6 में 2, 3 और 5, यानी फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 3। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्योंकि देखो, टॉप 20 क्वेश्चन में इस तरह से क्वेश्चन रखे गए। हो सकता है किसी चैप्टर के 3 to 4 क्वेश्चन भी मिल जाए आपको, किसी का एक ही मिले, तो इस तरीके से चीजें हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज 2, देन द वैल्यू ऑफ के। देखो, वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, ठीक है, इसका वन ऑफ द जीरो। तो वन ऑफ द जीरो मतलब होता है वन ऑफ द रूट्स। तो अगर आपका एक रूट क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज 2, क्या दे रखा है? 2 दे रखा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम x की जगह 2 रखेंगे, कहने का मतलब अगर ये पॉलिनोमियल px है, तो अगर हम p2 रखेंगे, x की जगह 2 रखेंगे, p2 रखेंगे, तो उसका रिजल्टेंट क्या आएगा? 0 आएगा। 2 रखो, x की जगह 2 रखो, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 प्लस के इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 4, 3 दूनी 6 प्लस के इक्वल टू 0। के बराबर हो जाएगा माइनस का 10, उधर जाके ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कभी कभार ऐसे बच्चे कंफ्यूज आते हैं, क्या सोचते हैं कि फिर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के बराबर 2 रख देते हैं। वो नहीं करना है। आप देखो 2 कह क्या रहा है, वो कह रहा है कि 2 आपका क्या है? 0 है, और 0 को पुट करने पे आपका रिजल्टेंट क्या देता है? 0 दे देता है। ये 0 है वो वाला, जिसे आप रूट भी कह सकते हो, इसको आप शून्यक भी कह सकते हो, ये ध्यान रखना।
ठीक है, और ये जो मैं जीरो की बात कर रहा हूँ, ये मैं इस वाले जीरो की बात कर रहा हूँ, ZERO की। तो इसमें थोड़े बच्चे कंफ्यूज आते हैं, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द वैल्यू ऑफ c which the pair of equation cx minus y बराबर 2 and 6x minus 2y बराबर 4 will have infinitely many solution। तो infinitely many solution की कंडीशन क्या होती है कि मेरे पास दो लीनियर इक्वेशन होंगी इन टू वेरिएबल में। कैसे? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, अगर आप इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की बात कर रहे हो तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूं तो देखो a1 यानी c, भाई a1 यानी c, a2 कितना है 6 बराबर b1 कितना है माइनस का 1 और उधर हो गया माइनस का 2, तो माइनस से माइनस कटा, ये आ गया 2 3 जा 6, तो c बराबर आपका आ जाएगा 3। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और अगर आप लास्ट वाला इसको कंपेयर करते 2/4 तो ये भी आपका इक्वल होके 1/2 देता है, यानी तीनों पार्ट आपके इक्वल है, यानी ये आपकी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की जो कंडीशन है वो क्लियर है। और ये क्वेश्चन आपका कहां से? ये क्वेश्चन आपका क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर है आपका 3, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उससे आपका ये चैप्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द क्लास मार्क ऑफ अ क्लास इंटरवल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखो क्लास मार्क जो होता है आपका वो होता है जो आपकी अपर लिमिट होती है ना, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी एक कोई भी हमने क्लास इंटरवल ले लिया, मान लो 8 to 10 ले लिया, तो इसमें जो छोटी वैल्यू है वो लोअर लिमिट है, ये वाली वैल्यू अपर लिमिट है, और क्लास मार्क होता है आपका अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, यानी 10 प्लस 8 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा एज अ एग्जाम्पल 18/2 यानी 9। तो अपने हिसाब से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, ये आपका क्लियर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। ठीक है, कहीं कहीं इसे एक्स आई से भी डिनोट करते हैं, कहीं कहीं इसे एक्स आई से भी डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के बराबर 0 हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। तो आपको पता होना चाहिए, अगर रूट्स की बात कर रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोगों ने कंडीशन पढ़ी है कि जो डिस्क्रिमिनेंट होता है अगर वो इक्वल टू 0 है तो हमारे रियल एंड इक्वल रूट्स आएंगे। अगर हमारा d ग्रेटर देन 0 है तो हमारे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। ठीक है, और अगर हमारा d लेस देन 0 है तो हमारे क्या आएंगे, इमेजनरी रूट्स आएंगे। ठीक है, तो d लेस देन 0 तो बहुत कम निकलवाते हैं, क्योंकि फिर इसके आगे इमेजिनरी रूट आप निकालोगे नहीं, आपके सिलेबस में नहीं है। इन दोनों में ही बात चलती रहती है। तो चलो भाई देखते हैं यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है कि इफ द इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। अच्छा, तो ये इसने बोला है कि आपके रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, यानी हमें d ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन लगानी होगी। d यानी डिस्क्रिमिनेंट, जिसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसको आप कंपेयर कर लो बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्मेट होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो b क्या हो गया आपका 4 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 1 और c कितना है आपका k। तो ये हो गया 16 माइनस 4k ग्रेटर देन 0, क्योंकि ग्रेटर देन वाला साइन है, तो ये हो जाएगा 16 ग्रेटर देन 4k। 4 से काटोगे सी सीधे तो 4 ग्रेटर देन k, यानी 4 जो है वो, जो k की वैल्यू है वो 4 से छोटी आएगी। के की वैल्यू 4 से छोटी, के की तरफ मुंह बंद, तो ऑप्शन नंबर ए में होगा। के की तरफ मुंह बंद यानी ऑप्शन नंबर ए में होगा आपका क्लियर आंसर। यहां तक क्लियर बेटा? यहां तक क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है, यहां तक क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है, द पैरामीटर ऑफ द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल इज 250 मीटर। जो पैरामीटर ऑफ फ्लोर है, तो पैरामीटर ऑफ फ्लोर यानी पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर, तो रेक्टेंगल का होता है 2l प्लस बी बराबर 250 मीटर। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ द वाइट वॉशिंग इट्स 4 वॉल्स इज रेट 15,000। यानी जो वाइट वॉशिंग की कॉस्ट है, ध्यान से समझना बेटा, जो वाइट वॉशिंग की जो कॉस्ट आई है किसके लिए, 4 वॉल्स की, ठीक है, वो कितनी आई है, 15,000 आई है। अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि जो वाइट वॉशिंग की कॉस्ट है वो 15,000 है, तो एरिया क्या होगा वाइट वॉशिंग का, समझो। जो एरिया होगा जिसपे आपने पेंट किया है, एरिया ऑफ वाइट वॉशिंग क्या रहा होगा, एरिया ऑफ वाइट वॉशिंग क्या रहा होगा। तो आपको पता है, जैसे हम लोग क्वेश्चन करते थे कि भैया अगर हमारा क्या कहते हैं एरिया आया है 40 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 2 रुपीज,
तो टोटल कॉस्ट क्या होती थी? तो आप बोलते थे 40 इंटू 2 यानी 80 होती थी। ऐसे ही तो होता था भैया, ऐसे ही होता था। तो अगर मेरे पास टोटल कॉस्ट दे रखी है मान लो 80 और मुझे एरिया निकालना है तो 2 से डिवाइड करना होगा ना। तो मुझे अगर एरिया निकालना है तो मैं क्या करता हूँ 15,000 और मैं पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट ले लेता हूँ कितनी 10 रुपीज। ठीक है, 10 से डिवाइड करूंगा तो ये मेरा आ जाएगा 1500 1500। अब ये 1500 क्या आ गया? ये आ गया एरिया ऑफ वाइट वॉशिंग। और वाइट वॉशिंग कहाँ हुआ है? 4 वॉल्स पे हुआ है। ठीक है, तो 4 वॉल्स का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2L प्लस बी इंटू एच, और वो कितना आ गया है 1500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब 2L प्लस बी की वैल्यू हमें क्या दे रखी पैरामीटर की 250 इंटू एच बराबर 1500। जीरो से जीरो गया 25 छक्का 150, एच बराबर कितना आ गया हमारा 6 मीटर आ गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कोई कंफ्यूजन नहीं है, इस तरीके से मान के आप चीजों को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखो, एक्चुअल में अगर आप लोग कहोगे कि किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन है, आप लोगों को अगर नहीं पता है तो मैं वो भी बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। देखो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म होता है ए, वो दिया है आपका 17, और लास्ट टर्म होता है एल, वो दिया है आपका 350। उसके बाद आपसे पूछा है इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9। कॉमन डिफरेंस 9 है तो हम यहाँ से एपी जनरेट कर सकते हैं। कैसे? कि भैया ए बराबर 9 है, अगर हमें अगला टर्म चाहिए तो हम क्या करेंगे भाई? क्या करेंगे भाई? इसी में कॉमन डिफरेंस जोड़ते चलो। 9 ए बराबर हमारा सॉरी डी बराबर 9 है, ए बराबर 17 है, तो पहला टर्म हमारा 17 दिया तो अगला क्या होगा 17 प्लस 9 यानी 7 दूनी 14, 2 16 का 6, हाथ से लगाई कि 2 26। ऐसे आप आगे जोड़ते सकते हो। ठीक है, आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। तो हाउ मेनी टर्म्स, अगर टर्म्स पूछ रहा है कितने हैं तो इसका मतलब ये है कि ए 17 है, कॉमन डिफरेंस हमें डी पता ही है कितना है भाई, डी कितना है 9 है। अगला क्या होगा 35 होगा, क्योंकि डी तो 9 है और कॉमन डिफरेंस तो इक्वल रहता है, तभी तो उसका नाम है कॉमन डिफरेंस। ठीक है भाई, तो इस सीरीज में जो सबसे लास्ट टर्म है वो है हमारा 350। कितना है 350 है। तो हमें पता है कि अगर हमें लास्ट टर्म पता है टीएन, तो हम a प्लस एन माइनस वन इंटू डी फॉर्मूले से नंबर ऑफ टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टीएन आपका है 350, ए आपका कितना दिया है 17 प्लस एन माइनस वन, डी आपका है 9। तो ये हो गया 350 माइनस का 17 इक्वल टू 9n माइनस का 9, माइनस का 9 इधर आके प्लस का 9 हो जाएगा, यानी 359 माइनस 17 इक्वल टू 9n। 9 में से 7 गया 2, 5 में से 1 गया 4, ये हो गया 342 बराबर 9n। 9 से काटा, 9 तिया 27 और 14 में 7 गया 7, 72, 9 अट्ठे 72। तो यहाँ से आपका जो n है वो आपका आ गया 38। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो आ गया 38, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। बट क्या करोगे आप, वो तो 38 क्लियर हो गया, लेकिन सम निकालते हैं। तो सम निकालने के दो तरीके हैं। एक तो आपका सम निकालने का फॉर्मूला होता है जो बेसिक एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये तब निकाला जाता है जैसे आपको ए और एन और डी पता हो। अब अगर आपको मान लो एल पता है लास्ट टर्म, अगर नहीं लास्ट टर्म पता होता है तो ये लगाओ। अगर लास्ट टर्म पता है तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो एस एन बराबर एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस एल। एन कितना है 38/2, ए प्लस एल, ए है आपका 17, एल है आपका 350। ठीक है, 2 से काटा 38 को, ये हो गया 19 मल्टीप्लाई 7 5 1 6 367। 9 7 63 का 3 यूनिट डिजिट आएगा, यानी मेरा बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं, वरना आप कहोगे सर ने पता नहीं डायरेक्ट कर दिया। 9 7 63 का 3 हाथ से लगा 6, और 9 7 63 हाथ से लगा 6, 9 6 54, 54 और 6 60 का 0 हाथ से लगा 6, 9 3 27, 6 33 गुणा 367, 3 7 6 3 9 3 3 6 6973, 6973 हमारा आंसर बिल्कुल क्लियर है। एक एक चीज नोट करिए कि अगर हमारे पास लास्ट टर्म नहीं गिवन है तो हम सम ऑफ टर्म्स ऐसे निकाल सकते हैं, n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। टीएन अगर हमें टर्म निकालना है, nth टर्म निकालना है उसका, और आपने देखा होगा मैं अगर आपका क्वेश्चन करा रहा हूं तो ऐसा नहीं होता कि फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, हर आपके कॉन्सेप्ट में कोशिश करता हूं फॉर्मूला लिखने की। देख लो आप लोग, ऐसा नहीं हो सकता फॉर्मूला नहीं लिखा है, आप फॉर्मूला रिवाइज कर सकते हो, और कोशिश करता हूं बेसिक कैलकुलेशन भी आपकी क्लियर करा दूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इफ द थर्ड टर्म ऑफ एपी इज 12। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि अगर टीएन टर्म हम लोग निकालते हैं तो वो होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ये कह रहा है कि थर्ड टर्म, थर्ड टर्म मतलब एन बराबर 3,
ए प्लस क्या होगा 3 माइनस 1 इंटू डी, जिसे हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस 2d। ठीक है, ए प्लस 2d कितना है 12 है। ओके, एंड द सेवन टर्म इज 24। T7 बराबर क्या है 24, तो हम उसे डायरेक्ट लिख दें। चलो कोई नहीं, डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूँ। ए प्लस एन माइनस वन यानी 7 माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा ए प्लस 6d बराबर 24। ठीक है, और ये हो गया T7, और T3 कितना है हमारा 12 बराबर ए प्लस 2d। तो हम क्या करेंगे 7 में T7 माइनस T3 करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो क्या होगा बेटा ये कैंसिल आउट, 24 में से 12 गए 12, 6 में से 2 गया 4d। क्लियर है, 4 से काटा तो 4 तिया 12, डी बराबर आ गया 3। हमें निकालना क्या है देन द 10th टर्म निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ, 12 बराबर ए प्लस 2, डी की वैल्यू 3, ए बराबर हो जाएगा 12 माइनस 2 3 6 यानी 6, ए बराबर 6 आ गया। अब हमें निकालना है 10 टर्म, T10 लिख सकते हो, A10 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए हमारा 6 है, एन कितना है 10, 10 माइनस 1 9, डी कितना है 3, तो 9 3 27, 27 और 6 33, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ हमारा जो Tn वाला टर्म है, nth टर्म जिसे हम लोग निकालते हैं Tn बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, उसके कॉन्सेप्ट का यूज है, और 2 से 3 जगह हम उसके प्रॉपर कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आगे बढ़े। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ट्रायंगल एबीसी डी पैरेलल बीसी दे रखा है। देखो ध्यान से, ट्रायंगल एबीसी दिया है आपका, ये डायग्राम बनाना आना चाहिए, उससे क्या है ना आपको कॉन्सेप्ट जब लगाओगे तो क्लियर दिखेगा कि क्या लिखा हुआ है। डी पैरेलल बीसी बोला गया है, डी पैरेलल बीसी यानी ये और ये पैरेलल है। ठीक है, उसके बाद दिया है एडी बराबर 4 सेंटीमीटर, दिस इज 4, ए बी बराबर 9 सेंटीमीटर, ए बी यानी ये पूरा ए बी 9, ए सी बराबर 13.5 यानी ए सी ये पूरा 13.5, देन द वैल्यू ऑफ ई सी यानी आपको इसकी वैल्यू बतानी है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि ये दो ट्रायंगल हैं, हम लोग सिमिलर का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, थिल थ्योरम का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, कि अगर ये दो लाइनें, मतलब अगर आपका डी पैरेलल बीसी दिया गया है, तो जो आपके करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो है, यानी आप कह सकते हो कि जो AD अपॉन AB है वो इक्वल होगा किसके, AE अपॉन AC के इक्वल होगा। AD कितना है 4, AB कितना है 9, AE क्या है नहीं पता, AE में पता नहीं, EC हमें निकालना है, तो AE अपॉन AC लिया है ना, AE अपॉन AC कितना है 13.5। ठीक है, 9 से काटो, 9 एकम 9, 13 में से 9 गया 4, 9 पंजे 45, तो AE बराबर हो जाएगा 1.5 इंटू 4 यानी 15 चौका 60 यानी 6। अब ध्यान से देखना, ए बराबर कितना आ गया 6, यानी अगर ये वैल्यू हमारी 6 आ गई तो ये कितनी बची, तो आप बोलोगे ईसी तो निकालना है मुझे, तो ईसी क्या हो जाएगा ए सी माइनस एई, ए सी 13.5, एई कितना है 6, तो 13 में से 6 गया 7, 7.5 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऐसे निकालेंगे सिमिलर ऑफ ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इन फिगर डी पैरेलल बीसी देन द वैल्यू ऑफ एडी, एडी निकालना है आपको। देखो अब यहाँ पे एडी निकालना है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखो कलर बदल दे रहा हूँ, डायग्राम में दिख जाएगा आपको। ये देखो डी पैरेलल बीसी दिया है, तो डी पैरेलल बीसी दिया है, तो हम क्या करेंगे ध्यान से देखो, डी पैरेलल बीसी दिया है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो यानी एडी अपॉन बीडी इक्वल होगा एई अपॉन का ईसी। दिख रहा है बिल्कुल क्लियर, बहुत बढ़िया। अब एडी कितना है, एडी हमें निकालना है, बीडी कितना है 7.2 इक्वल टू एई कितना है 1.8 और ईसी कितना है 5.4। ठीक है, अब इसके आगे नीचे लिख रहा हूँ 1.8 अपॉन 5.4, दशमलव से दशमलव गया 18 तिया 54 यानी 1/3 आया, और ये आपका आ गया एडी अपॉन 7.2, 3 से काटा 2.4, तो एडी आपका कितना आ गया 2.4। ठीक है, तो आ गया आपका 2.4, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यहाँ इसीलिए कर दिया ताकि आप डायग्राम से बिल्कुल एकदम पास में चिपक के मतलब रिलेट कर पाओ अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द पॉइंट्स ए 0,6 बी -5,3 एंड सी 3,1 आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल व्हिच इज, वो ट्रायंगल किस टाइप का है। तो देखो अभी मुझे नहीं पता वो ट्रायंगल किस टाइप का है, तो मैंने क्या करा सिर्फ कोऑर्डिनेट लिख दिए ए बी सी, और इस पे वर्टिसेस इसके कौन कौन से उसके कोऑर्डिनेट, ए के हैं 0,6, बी है आपका -5,3,
सी है आपका 3,1। तो हमारे पास जो ऑप्शन है आइसोसेलेस, इक्विलेटरल, स्केलेन और राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसमें हमें हम कैसे चीजों को निकाल सकते हैं? हम ऐसे निकाल सकते हैं कि देखो आइसोसेलेस, इक्विलेटरल और स्केलेन ये डिफाइन करता है नंबर ऑफ साइड्स, मतलब जो उसकी साइड्स है वो इक्वल है या नहीं है। तो हम क्या करें, जो हम अगर हम देखें हमारे पास दो वर्टेक्स अगर मान लो ए बी है, तो हम ए बी की डिस्टेंस तो निकाल सकते हैं ना डिस्टेंस फॉर्मूले से। मतलब हम ए बी निकाल सकते हैं, हम बी सी निकाल सकते हैं और हम सी ए निकाल सकते हैं। अब अगर ये तीनों अलग अलग आई तो स्केलेन ट्रायंगल, अगर ये तीनों सेम आई तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर दो सेम आई तो आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो ए बी कैसे निकालोगे? ए बी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस अंडर रूट में x2 माइनस x1, यानी कोई भी ले लो आप, -5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 और -3 का स्क्वायर 9, तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 34। ठीक है भाई। बीसी, बीसी ये वाली -5 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 5 3 8 का स्क्वायर 64 और 3 में से 2 का स्क्वायर 4, तो ये आपका आ गया 68। क्या आ गया? 68 आ गया। ठीक है, उसके बाद सीए, सीए देखो ध्यान से, सीए में क्या करोगे? अंडर रूट सी ए 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, 25 और 9 क्या हो गया? 34 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे दो केस बनेंगे, आइसोसेलेस भी बन सकता है और राइट एंगल ट्रायंगल बन सकता है। देखो राइट एंगल ट्रायंगल अगर बनता है तो वो कैसे बनता है ये आपको पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल में होता है कि 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है हाइपोटेनियस, वो हाइपोटेनियस सबसे बड़ी होती है, परपेंडिकुलर से भी बड़ी होती है और बेस से भी बड़ी होती है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ तो ये जो बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो सबसे बड़ी साइड यहाँ पे रूट 68 है। ठीक है, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो 68 आता है, और बाकी दोनों साइडों का स्क्वायर करके अगर सम करता हूँ, √34 का स्क्वायर √34 का स्क्वायर, तो ये आएगा 34 प्लस 34 यानी 68। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट एंगल ट्रायंगल है। हर कॉन्सेप्ट को बढ़िया तरीके से सीखिए, एक एक चीज लिखिए। कहीं कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही, कहीं भी कोई चीज आपको दिक्कत लग रही है, आपको लग रहा है कि नहीं सर मुझे चीजों को और उसको सीखना चाहिए, तो हर कॉन्सेप्ट पे आप लोग जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, two vertices of triangle ABC, A minus 1,4, B 5,2 and its centroid is G 0,-3, the coordinate of C। ये थोड़ा सा अब तक के जो हम लोगों ने टॉप 20 क्वेश्चन करें, ये अलग क्वेश्चन आया है, ये सेंट्रॉइड का क्वेश्चन है आपका। सेंट्रॉइड का क्वेश्चन कैसे काम करता है? देखो आपके पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी और सी, इसके वर्टेक्स क्या है? ए का देखो क्या है -1,4, मतलब ए वर्टेक्स, इसके कोऑर्डिनेट क्या है? -1,4। बी के है आपके 5,2, सी के मुझे नहीं पता है और एक्चुअली मुझे सी के ही निकालने, तो मैं सी को ले लेता हूँ x3, बाई 3 ले लिया मैंने, इस हिसाब से ले लिए जैसे ए पे होते x1/1, x2/2, x3/3 ले लिए। ठीक है, अब जो सेंट्रॉइड है ये जी, इसके कोऑर्डिनेट आपको दिए हैं 0,-3। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो सेंट्रॉइड होता है इसके कोऑर्डिनेट्स की बेसिक वैल्यू क्या होती है जी की। सेंट्रॉइड जी एक्स अगर आप लेते हो तो एक्स बराबर होता है आपका x1 प्लस x2 प्लस x3/3। अब जी जो x की वैल्यू हमें 0 दे रखी है, तो x1 हमने लिया -1 प्लस x2 हमारा कितना है 5, और x3 हमें निकालना है अपॉन 3। तो ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगा और ये -1 प्लस 5 हो जाएगा 4 प्लस x3 इक्वल टू 0, जिसको हम x3 बराबर क्या लिख सकते हैं? -4। तो -4 वाला कोई ऑप्शन है? -4 वाले दो ऑप्शन है, लेकिन -4 हमारा x आ रहा है ना, तो हमारा सीधे सीधे ऑप्शन नंबर सी क्लियर हो गया। लेकिन तब भी हम क्रॉस चेक करेंगे किसके लिए? बाई को लेके। देखो जैसे x ही है, ऐसे जब बाई निकालोगे तो बाई होता है आपका सेंट्रॉइड में बाई 1 प्लस बाई 2 प्लस बाई 3 अपॉन 3। तो बाई हमारा दिया हुआ है कितना? -3, बाई 1 कितना है 4, बाई 2 है 2 और बाई 3 हमें निकालना है अपॉन में 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -9 6 प्लस बाई 3, तो बाई 3 बराबर क्या हो जाएगा? -9, ये 6 भी उधर जाएगा, माइनस का 6, तो -9 -6 -15, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? क्लियर आंसर होगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, तो प्लीज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जेएलबी क्लास 11th वाले बच्चों के लिए प्लीज अच्छे से तैयार करके जाए। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या कह रहा है? ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, एंगल एसीबी बराबर 30 डिग्री, देन द लेंथ ऑफ द साइड बीसी। मतलब ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है।
ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, क्वेश्चन को पढ़ते जाओ बनाते जाओ डायग्राम। राइट एंगल एट बी 90 डिग्री, यानी राइट एंगल कहां पे, बी पॉइंट पे है। ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है, यानी ये जो आपकी साइड है ये 5 सेंटीमीटर है। और एंगल ए सी बी ये आपका कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है। तो आपको द लेंथ ऑफ साइड बी सी निकालनी है, यानी आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो, अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, जब भी मैं राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूंगा, सबसे पहले मेरे माइंड पे क्या आएगा कि भैया पाइथागोरस थ्योरम का हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम का यूज करने के लिए आपके पास मिनिमम 2 साइड का होना जरूरी है। ए बी है, बी सी है, तो आप सी ए निकाल सकते हो। सी ए है, बी सी है, तो आप ए बी निकाल सकते हो। मतलब 2 साइड, जैसे आपके 3 साइड होती है, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस, कोई भी 2 का होना जरूरी है। हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर हो तो आप बेस को निकाल सकते हो। बेस है, परपेंडिकुलर है, तो आप हाइपोटेनियस को निकाल सकते हो। किस फॉर्मूले से, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर से। ठीक है, एक चीज ये हो गई। दूसरा, अगर मेरे पास एक ही साइड है और एक एंगल है, तो मुझे समझ में आ जाना चाहिए कि मुझे ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो होते हैं उनका यूज करना होगा। और कैसे यूज करना होगा, 30 डिग्री वाले के सामने ये जो साइड है ये क्या काम करती है, परपेंडिकुलर का। और 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या काम करती है, हाइपोटेनियस का। तो आखिरकार ये क्या बचा, बेस बचा। तो मैं कौन सा एंगल लूं, कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लूं जिसमें परपेंडिकुलर और बेस का यूज होता हो। तो हम लोगों ने पढ़ा था परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, यही तो पढ़ा था कि लाला असरफी लाल कहो कब आए। ठीक है, तो लाला असरफी लाल यानी परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बेस। तो मैं यहाँ पे क्या लूं, मैं यहाँ पे लूंगा कॉस, मैं यहाँ पे लूंगा कॉस 30, मैं यहाँ पे लूंगा cos 30, क्योंकि cos 30 हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। बेस हमें निकालना है बीसी, सॉरी सॉरी सॉरी, हाइपोटेनियस तो है ही नहीं हमारे पास, सॉरी सॉरी, हमें लेना है tan 30, क्योंकि tan 30 जब हम लोग लेंगे ना तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। और परपेंडिकुलर हमारा 5 है, बेस हमें निकालना है कितना, बीसी। और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 5 अपॉन बीसी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बीसी बराबर क्या हो जाएगा, 5√3। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या बोलती पब्लिक, ऐसे करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द वैल्यू ऑफ दिस। अब इसमें क्या है, हमारे माइंड पे जो क्लास 10th में साइन 0 से लेके साइन 90 तक, या साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसिक 0 से लेके 90 तक की सारी वैल्यू हमारे माइंड में छपी होनी चाहिए, जिसे हम डायरेक्ट लिख सकें कि 2 साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है तो 1/2 का स्क्वायर 3, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है तो उसका स्क्वायर प्लस tan 60 की वैल्यू √3 होती है उसका स्क्वायर प्लस 3, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो 1 का स्क्वायर। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/4 माइनस 3/2 प्लस √3 का स्क्वायर 3 प्लस 3 बनता है 3। ठीक है, दो से काटा, 2 दूनी 4, तो ये हमारे पास हो गया 1/2 माइनस का 3/2 प्लस 3 3 6, एलसीएम लिया 2, 1 माइनस 3 प्लस 6 दूनी 12, तो 12 और 1 13, 13 में से 3 गया, 10/2, 2 पंजे 10। ये क्वेश्चन एग्जाम में इसलिए आते हैं ना क्योंकि टाइम होता है कम, तो आपकी कैलकुलेशन चेक करते हैं 1/2 √3/2 1/√3 ऐसी वैल्यू दे दे के। तो आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए, हमेशा आपके माइंड पे होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ बॉल, अगेंस्ट अ वॉल, यानी ये आपकी वॉल है, दीवार है, और इस पे आपकी एक लैडर, इस पे आपकी इस तरीके से एक लैडर है। ठीक है, वो टिकी हुई है लैडर, और क्या है, अगेंस्ट वॉल इज 60 डिग्री, यानी वॉल के साथ ये जो एंगल बन रहा है ये 60 डिग्री है। एंड द फुट ऑफ द लैडर इज 9.5 मीटर अवे फ्रॉम द बॉल, यानी जो फुट, यानी ये जो है लैडर का वॉल से ये कितना है, 9.5 मीटर। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर, यानी आपको ये वैल्यू निकालनी है x। तो देखो, वॉल तो सीधी होती है, यानी ये एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या हो गई, हाइपोटेनियस, यानी आपको हाइपोटेनियस निकालना है। अब आपको पता है, अभी देखो हम लोगों ने यहाँ फॉर्मूले का यूज किया था, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, कि भैया परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस बेस। अगर मुझे बेस पता है, ठीक है, और मुझे हाइपोटेनियस निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इस बार तो भैया मैं कॉस का यूज करूंगा। कॉस 60 बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, बेस मुझे पता है 9.5, और हाइपोटेनियस यानी मुझे x निकालना है, तो x बराबर हो जाएगा 9.5 इंटू 2, 9 दूनी 18, और साढ़े 9 दूनी हो जाएगा 19। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दैट्स इट। क्या बोलती पब्लिक, बढ़िया क्वेश्चन है नहीं है ना, जबरदस्त। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 18, द लेंथ एंड ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम 5 मीटर 4 मीटर 3 मीटर, यानी दिस इज एल बी एच। द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स 4 बॉल्स एट द रेट ऑफ दिस। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, एरिया ऑफ, भाई जिसपे आपकी वाइट वॉशिंग करानी है उसका एरिया पता हो, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, तो वो कैसे निकलेगा 4 वॉल्स का एरिया, 2 एल प्लस बी इंटू एच, 2 एल प्लस बी यानी 5 प्लस 4 इंटू एच क्या है 3, तो 5 4 9 दूनी 18 3 54, 5 4 9 3 27 दूनी 54, 54 मीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ गया। अब हमारी कॉस्ट कैसे निकलेगी, तो आप बोलोगे सर जो एरिया है वो, और जो पर मीटर स्क्वायर का जो चार्ज है, एरिया हो गया 54, पर मीटर स्क्वायर का चार्ज हो गया 7.50, अपॉन में पॉइंट हटाया ये हो गया 100, जीरो से जीरो गया, तो ये हो गया 54 इंटू 75 अपॉन 10, ठीक है। 5 से काटा 5 दूनी 10, 5 से काटा 15 15 75, 2 से काटा 27, अब ये हो गया 27 इंटू 15, 15 सत्ते 105 का 5 हाथ से लगा 10, 15 दूनी 30 और 4, 30 और 10 40, 405 रुपए। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है, ठीक। क्योंकि ना ये जो 4 वॉल्स वाला है ना, ये आपको थोड़ा सा फॉर्मूला आपके एग्जाम टाइम में कंफ्यूज करता है कि 2l प्लस बी तो पैरामीटर होता है, हाइट कैसे मल्टीप्लाई करें, क्यों करें, तो 4 वॉल्स के कॉन्सेप्ट को माइंड में हमेशा रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द रेशियो इन विच द बाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, यानी कोई एक लाइन सेगमेंट है जिसको बाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है। देखो मैंने आपको बहुत बार बोला है कि जब भी आप एक्स एक्सिस की बात करते हो तो वहां पे बाई जीरो हो जाता है, जब भी बाई एक्सिस की बात करते हो तो वहां पे एक्स जीरो हो जाता है। जिस कोऑर्डिनेट पे आप बोल रहे हो कि बाई एक्सिस कट कर रहा है, बाई एक्सिस पे बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो एक्स है वो जीरो हो जाता है, बाई कोऑर्डिनेट आपका होता है। तो ये जो लाइन सेगमेंट है, ठीक है, इसको कौन कट कर रहा है, द रेशियो इन द बाई एक्सिस डिवाइड्स, बाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है। तो ये आपका बाई एक्सिस ये डिवाइड कर रहा है, यानी इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 0 कॉमा बाई होंगे, और ज्वाइनिंग द पॉइंट 5 कॉमा -6 एंड -1 कॉमा -4। अब ऐसा नहीं है कि -1 कॉमा -4 ऊपर इधर लिख दिया उधर लिख दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं, बस आपके लिखने सही होने चाहिए, 5 कॉमा -6, ठीक है। तो पहले हमसे क्या पूछ रहा है कि ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 0 कॉमा बाई, बाई की वैल्यू भी पूछ रहा है, और साथ ही साथ हमसे फाइंड द रेशियो, हमसे रेशियो भी पूछ रहा है। तो रेशियो हम क्या कहते हैं, हम रेशियो ले लेते हैं, लेट रेशियो के रेशियो 1, यानी ये जो बाई एक्सिस जो डिवाइड कर रहा है, ये हमारे लाइन सेगमेंट को के रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। अब जब के रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है तो हम उसे ऐसे ले सकते हैं कि जो बीच वाले जो ये पॉइंट है जिस पे डिवाइड हो रहा है, तो ये अगर x है तो x बराबर क्या होता है, फॉर्मूला आपको पता होगा कि भैया mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। तो m की जगह k है, तो k x2 यानी k इंटू 5 प्लस k इंटू 5 प्लस एन एक्स वन यानी 1 इंटू -1, ठीक है भाई, m प्लस n हो गया k प्लस 1, और x की वैल्यू क्या है 0, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई में 0 हो गया पूरा, और ये हो गया 5k -1, ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम लोग, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये हो गया 5k बराबर 1, और k बराबर हो गया 1/5, k बराबर क्या हो गया 1/5। तो एक्चुअल में क्या होता है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, k अपॉन हो गया 1/5 रेशियो 1, तो ये आपका हो गया 1 रेशियो 5। अब एक्चुअल में इसे 5 रेशियो 1 भी लिखा जा सकता है, क्योंकि देखो बताता हूं, क्योंकि अगर मैं देखो, अगर मैं आपको क्या करूं, मैं वैल्यू को इधर लिख दूं इसको, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इसमें आपका आंसर सही है, इसमें इतना परेशान नहीं होना। कहने का मतलब ये है, देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे ये कहूं, ध्यान से समझना, कि ये रहा हमारा माइनस, सॉरी 5 कॉमा -6, और ये है हमारा -1 कॉमा -4, ठीक है भाई। तो अगर हम x बराबर निकाल रहे हैं, k इंटू -1 हो गया ना देखो, प्लस क्योंकि x2, और 1 इंटू 5 हो गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा k प्लस 1, x तो 0 है, ये हो गया -k प्लस 5, और ये हो गया k प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो 0 हो गया, तो ये हो गया -k प्लस 5 बराबर 0, और k बराबर हमारा क्या आ गया 5, और जब k बराबर 5 आ गया तो ये हमारा रेशियो आ गया 5:1, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसलिए मैंने इस तरीके से कर दिया क्योंकि आपको क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है बाकी कोऑर्डिनेट, तो अगर हम y बराबर निकालेंगे तो क्या होगा k/2 यानी k-4 प्लस 1 इंटू -6, यानी सीधे सीधे -6 लिखो, अपॉन में k प्लस 1 लिखो, ठीक है। y कितना है हमारे पास निकालना है, -4, k की वैल्यू 5 -6 अपॉन में k कितना है 5 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 4 पंजे 20 और 6 26, -26/6, 2 3 6, 13 दूनी 26, माइनस का 13/3। तो हमारे कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे बेटा, x, y यानी
0 कॉमा माइनस का 13/3 माइनस का 13/3 ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल क्लियर आंसर। ठीक है, माइनस का है, सी मत कर देना क्योंकि सी प्लस का दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इन द above sided figure PA and PB are tangent such PA बराबर 9 सेंटीमीटर एंड एंगल APB बराबर 60, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड AB। देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन क्या है, आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका सर्किल है और उस पे आपके दो टेंजेंट इस तरीके से ड्रॉ हो रहे हैं, तो इसकी भी एक थ्योरम होती है कि टेंजेंट अगर ये P1 है और ये P2 है, तो एक ही सेंटर में जो मतलब एक ही सर्किल से जो आप ये टेंजेंट ड्रॉ करते हो, इनकी लेंथ इक्वल होती है और ये प्रूव किया जा सकता है। ये आपके उससे करते हैं हम लोग प्रूफ, कॉन्ग्रुएंसी से। ये प्रॉपर ऐसे करके डायग्राम बना के ये लेंथ कॉमन लेते हैं, ये एंगल 90 डिग्री होता है, ये आपकी रेडियस बराबर होती है, तो उससे हम कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर देते हैं। कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के बाद ही हम बोलते हैं कि जो हमारे टेंजेंट है वो इक्वल होते हैं, P1 इक्वल टू P2। तो वो हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे टेंजेंट इक्वल वाला। अगर आप टेंजेंट इक्वल वाला कॉन्सेप्ट यूज करोगे PA बराबर PB, तो क्या होगा देखो ध्यान से। अब आप बोलोगे कि PA और PB अगर ये इक्वल हुए, तो इसका मतलब ये है कि जो उसके आमने-सामने वाले एंगल होते हैं, यानी अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसके अपोजिट एंगल ये, अगर x है तो इसके अपोजिट एंगल ये भी क्या होगा? x होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो फिर हमारा जो ट्रायंगल PAB होगा, वो हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। और जब इसमें आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे, तो तीनों एंगल का जो सम है x प्लस 60 बराबर 180 होगा, जहां से आप बोलोगे 2x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री बराबर 120 डिग्री। 2 से काटा 120, x बराबर क्या आ गया? 60 डिग्री आ गया। अब देखो यहाँ पे फिर से ध्यान से क्या कॉन्सेप्ट है, अगर x मेरा 60 डिग्री है, ये भी x मेरा 60 डिग्री है और ये भी मेरा कितना है? 60 डिग्री है। तो आपसे ये पूछा गया है कि कॉर्ड AB बताओ, AB। तो एक बात बताओ, अगर ये आपका, अभी हमने हमने सिर्फ दो साइडें, अभी हमने क्या बोला, हमें तीसरी साइड के बारे में नहीं पता था, तो हमें दो साइडें इक्वल थी तो हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल दिया, ठीक है। बट जब हमने x बराबर 60 निकाला, तब हमें पता चला कि अगर तीनों एंगल इक्वल है, भैया आप एक खुद बेसिक से सोचो कि भैया अगर एंगल बी, अगर एंगल सी, किसी भी ट्रायंगल के ए बी सी, तीनों ट्रायंगल इक्वल हैं, मैं सॉरी तीनों एंगल इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई तीनों एंगल इक्वल हैं, यानी 3x बराबर 180 डिग्री। हर एंगल अगर 60 डिग्री का है तो वो ट्रायंगल क्या होता है? इक्विलेटरल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि उसकी सारी साइड भी क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो अगर ये 9 है, ये 9 है, तो फिर ये भी क्या होगी? आपकी 9 होगी, यानी आपकी जो ए बी कॉर्ड है वो 9 आ जाएगी। और इस ट्रायंगल को भी आप बोल सकते हो, ये इसको फिर यहाँ से आप हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको आप क्या बोलोगे? फिर आपका ये इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगा। और जिसपे आप पहले ही PA बराबर PB बराबर तो 9 कर ही चुके थे, अब आप यहाँ पे बाद में AB बराबर भी 9 कर देंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब बताइए आपको क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है ना? बहुत बढ़िया। तो थैंक यू बच्चों, ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। बाकी आपको कोई डाउट है तो इसमें जरूर कमेंट में डाउट लिखें, किसी भी चैप्टर में आपको दिक्कत है तो उससे रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन में उसको मैं ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।